हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरटी। एंड आज का हमारा टॉपिक है कि हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर एंड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में सीडीपी के 30 क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें से आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और ये आपको बुक ले लेनी है। अगर आपने बुक नहीं ली है तो आपको ये बिल्कुल लेनी है, काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें आपके सॉल्व क्वेश्चन है, यानी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व भी और एक्सप्लेन भी है कि अगर आंसर ये है तो क्यों है, उसका रीज़न भी दिया है। तो मुझे तो ये बुक काफ़ी अच्छी लगी है। अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हो मेरी तरह तो आपके लिए ये बुक काफ़ी अच्छी होने वाली है और बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आज इसी बुक में से हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन करेंगे। एंड अगर आपने मेरी सीडीपी की थ्योरी वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने थ्योरी एक्सप्लेन की है चैप्टर वाइज, तो एक बार आप उन वीडियो को ज़रूर देखना। मैंने अपने चैनल पर उनकी अलग से प्लेलिस्ट लगा दी है, यानी बना दी है, जिसमें मैंने डे बाय डे यानी चैप्टर वाइज टॉपिक कराए हैं। तो 15 वीडियो है जिसमें मैंने एक दिन में एक टॉपिक, दूसरे दिन में दूसरा टॉपिक, इस तरीके से मैंने 15-16 जितने भी टॉपिक थे सीडीपी में वो सभी कवर करा दिए हैं। तो आप क्वेश्चन की वीडियो पे तभी आना जब आपने थ्योरी की वीडियो देख ली हो। बट ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन की वीडियो पे नहीं आ सकते। अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं तो आप वीडियो को जरूर देख सकते हो। बट जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये वो है कि सबसे पहले आपको थ्योरी देखो, आप थ्योरी को समझो, चैप्टर को अच्छे से समझो, देन आप क्वेश्चन लगाओ। तभी आपको पता चलेगा कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसमें से आपको कितना याद हुआ या फिर वो थ्योरी आपको कितनी समझ में आई है। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस हैं। ये आपका सीटेट का ही एग्ज़ाम है और ये पेपर 2 के लिए है, यानी 6 से लेके 8 क्लास तक के, जिसमें मैथ साइंस आते हैं। बट सीडीपी पे तो जो सीडी पे हो तो सभी में कॉमन होती है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। तो आप पेपर 1 के लिए भी देख सकते हो, पेपर 2 के लिए तो है ही। तो चलिए मैं थोड़ा सा ना इसे जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। एक सेकेंड। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की, यानी सीडीपी की। तो क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारक द्वारा प्रभावित होता है। जो बच्चे में वृद्धि और विकास होता है वो निम्नलिखित में से कौन से कारक उसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है परवरिश की शैलियाँ। एकदम सही बात है भाई, बच्चे का वृद्धि और विकास परवरिश पे भी तो निर्भर करेगा कि बच्चे की परवरिश कैसी हो रही है। नेक्स्ट है आपका अनुवांशिक ढांचे संरचना, हेरिडिटी, जो जेनेटिक है। तो जेनेटिक भी काफ़ी अच्छी भूमिका निभाती है बच्चे के विकास में। और विद्यालय अनुभव, ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि बच्चा विद्यालय में जाएगा, वो वहाँ से सीखेगा। और व्यक्तिगत रुचि भी, यानी मुझे तो चारों सही लग रहे हैं। तो इसका ऑप्शन है आंसर का, हाँ यहाँ पे आंसर डी की वृद्धि और विकास अनुवांशिकता या अनुवांशिक संगठन और पर्यावरणिक कारक है। यानी ये आपका हेरिडिटी भी है और इन्वायरमेंट भी है। जो वृद्धि और विकास है वो आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर डिपेंड करता है। और जब हमने अपना हेरिडिटी और इन्वायरमेंट वाला टॉपिक किया था तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि जो बच्चे की वृद्धि और विकास है वो आपका इन्वायरमेंट भी प्रभावित करता है और आपकी हेरिडिटी भी प्रभावित करती है। और जो आपका इन्वायरमेंट था वो हमने डायनेमिक बोला था कि आप इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हो, बट आप हेरिडिटी को चेंज नहीं कर सकते, वो स्टैटिक होती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि है बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन, डेवलपमेंट चेंज इन चिल्ड्रन। तो कैसा होता है, सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होता है या फिर एक आयामी और रेखांकित होता है, और है आपका वंशानुगत और पर्यावरणिक कारकों के बीच एक जटिल अंतक्रिया है, या फिर अपरिवर्तनीय है और पैरों की उंगली से सिर तक बढ़ते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि बच्चों में जो विकासात्मक परिवर्तन है वो कैसा है। तो अब इसका जो आंसर है आपका सी है, क्योंकि ये तो है नहीं, लीनियर तो है नहीं। क्योंकि हमने जब डेवलपमेंट पढ़ा था तो हमने स्पाइरल पढ़ा था कि इस तरीके से है, इस तरीके से, लीनियर नहीं है। तो ये है नहीं। और ये भी रॉन्ग है कि सभी व्यक्तियों में सार्वभौमिक समान गति, तो समान गति नहीं होती, क्योंकि अलग अलग संस्कृतियां हैं भाई, सभी की एक जैसी संस्कृतियां नहीं होती, सभी की अलग अलग संस्कृतियां होती हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग वो अपना विकास में गति करते हैं। और जो थर्ड है आपका, फोर्थ, वो देखते हैं कि पैर की उंगलियों से सिर की तरफ। तो ऐसा नहीं होता, सिर से पैर की उंगलियों तक होता है, जिसको हम प्रैक्सिमोडियल समीप दूरस्थ कहते हैं हिंदी में। तो वो सिर से पैरों की तरफ होता है। तो पैरों की उंगलियों से सिर की तरफ तो विकास होता नहीं है।
तो इसका सी है कि वंशानुगत और पर्यावरणिक कार्यों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है, क्योंकि जो वंशानुगत और यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से तो काफ़ी रिलेटेड ही करता है डेवलपमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। ये अभिकथन और रीज़न वाले हैं यानी तर्क वाले हैं। ये क्वेश्चन इन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग थोड़े से हार्ड होते हैं, तो इनका समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देखना इन्हें। सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। इसमें है यानी अभिकथन है कि जो सभी संस्कृतियों में जो बच्चे हैं वो एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरण से गुजरते हैं। और इसका जो तर्क दिया है वो है बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। तो यूनिवर्सल यानी यूनिडायमेंशनल तो होता नहीं है, वो एक आयामी नहीं होता। आपका जो डेवलपमेंट है या फिर चाइल्डहुड है वो बहुआयामी होता है। ठीक है, तो ये तो गलत है आर वाला, और ये भी मुझे गलत लग रहा है क्योंकि संस्कृत में एक ही उम्र में एक तरीके से, तो भाई संस्कृतियाँ अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं, उनके अलग अलग अपने रूल होते हैं, तो आप उन्हें एक नहीं कह सकते। तो इसका जो आंसर रहेगा बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, यानी ए और आर दोनों गलत हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की, तो वो भी कुछ इसी टाइप से है, अभिकथन वाला। सामाजिकरण स्कूलों से ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। ये तो मुझे गलत लग रहा है क्योंकि सामाजिकरण स्कूलों से थोड़ी ना होता है। सामाजिकरण तो आपका समाज में होता है, ऐसा थोड़ी ना है कि आप स्कूल जाओगे तभी आपका सामाजिकरण होगा, तब आप बाहर जाओगे आठ पड़ोस में जाओगे तब भी तो आपका सामाजिकरण होगा। तो ये ए अभिकथन तो मुझे रॉन्ग लगता है। आगे और देखेंगे क्या है। नेक्स्ट है जो तर्क है इसका, स्कूल द्वितीय सामाजिकरण की एकमात्र संस्था है। तो ये भी मुझे रॉन्ग लग रहा है क्योंकि जो स्कूल है वो आपकी चलो सामाजिकरण की द्वितीय संस्था तो है बट एकमात्र नहीं है, यानी ओनली नहीं है। मीडिया के थ्रू भी आपका सामाजिकरण होता है, वो भी द्वितीय है। ठीक है, तो ये मुझे गलत लग रहे हैं। तो आंसर है इसका बहुत ए एंड आर फॉल्स, यानी ए और आर दोनों गलत हैं। बिल्कुल सही बात है, गलत ही थे वो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जो कि 5 है, सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? यानी एक सीमा नाम की लड़की है, वो अपनी मम्मी के डर से ना रसोई में मिठाई नहीं खा पाती। उसे लगता है कि अगर मैंने मिठाई खा ली और मम्मी को पता चल गया तो मुझे मम्मी से पिटाई मिलेगी, यानी मम्मा मुझे पीटेंगे कि मिठाई क्यों खाई। तो कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार जो सीमा वो किस स्तर पर है? तो आपको मैं बता दूं, जो कोलबर्ग ने अपना मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी तो उसमें 3 स्तर बताए थे और 3 स्तर की 2-2 स्टेजेस बताई थी। तो जो पहला स्तर था वो था प्री कन्वेंशनल स्टेज, सेकंड था कन्वेंशनल स्टेज और थर्ड था पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या था, उसमें बच्चा 4 से 10 साल की आयु में होता है और उसे क्या लगता है कि अगर हमने कोई काम किया और वो काम गलत है तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो ये बच्चों में जो मानसिक स्तर इस तरीके से होता है कि अगर हम कुछ काम करते हैं तो हमें डांट मिलेगी, इसीलिए हमें काम नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें पनिशमेंट मिलेगी अगर हमने कोई गलत काम किया। तो अब सीमा को भी यही लग रहा है कि अगर मैं रसोई से जाके मिठाई खा लूँगी, मम्मी को नहीं बताया तो मम्मी मुझे सजा देगी। तो ये आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज में आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि है आपका अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, यानी जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? तो अनुकूलन ने एडेप्टेशन जीन प्याजे ने बताया है, जिसकी इसने 2 चीज़ें और बताई हैं। एडेप्टेशन में आपका एसिमिलेशन है और आपका यानी आत्मसात और समायोजन है, एकमेंडेशन है शायद इंग्लिश में, हाँ समायोजन का, यानी एसिमिलेशन और एकमेंडेशन 2 एडेप्टेशन की उसने यानी टर्म बताई हैं। आत्मसात होता है जब हम अपने स्कीमा में कोई नया ज्ञान जोड़ते हैं, नया ज्ञान भर रहे हैं। आत्मसात हमने कोई नई चीज़ सीखी और उसको अपने माइंड के स्कीमा में जोड़ लिया। और समायोजन होता है कि जो हमने नया ज्ञान अपने स्कीमा में जोड़ा था उसमें मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने ना मैं बता चुकी हूँ इनको, आप एक बार तभी मैं कह रही हूँ कि थ्योरी आप देख लेना। अगर आप थ्योरी देख लेते हो, अच्छे से टॉपिक को समझ लेते हो तो आपके लिए क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। अब बात करते हैं जीन नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि जीन प्याजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुनो। तो हमें सही तरीके से मिलाने हैं। आई होप आपको वीडियो दिख रही होगी, अगर आपको नहीं दिख रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से विजुअल हो ताकि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। और मेरी तरफ से वीडियो एकदम क्लियर है और मैंने ये 2x में भी कर रखा है ताकि आपको क्वेश्चन एकदम अच्छे से दिखे और एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिखे, देन सेकंड क्वेश्चन, इसलिए मैंने 2x में कर रखा है।
अब बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज की। तो जो आपकी प्याजे की जो स्टेजेस हैं उसने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताया है, प्याजे ने संज्ञानात्मक थ्योरी दी है उसने विकास की, तो उसने उसमें आपका SPCF इस तरीके से बताया है। ये एक ट्रिक है जिससे आप स्टेजेस जो प्याजे ने स्टेजेस दिए हैं उसको याद कर सकते हो। S से सेंसरी मोटर स्टेज है, P से आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, और C से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, और F से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। तो S से बात करेंगे हम सेंसरी मोटर स्टेज की। उसमें क्या बोला है उन्होंने कि संवेदिक चालक अवस्था नाट के खेल से संलग्न। ये एकदम रॉन्ग है, क्योंकि जो सेंसरी मोटर स्टेज थी उसमें प्याजे ने कहा है कि जो बच्चा इंद्रियों से सीखता है, जो सेंसेस हैं वो ही उसके फर्स्ट टीचर हैं, और जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो भी उन्होंने सेंसरी मोटर में ही बताया कि बच्चे एक चीज़ को अपनी माइंड में बिठा लेते, छवि बिठा लेते हैं। जैसे कि हमने किसी बच्चे को फ़ोन दे दिया खेलने के लिए, अब वो 1-2 घंटा उससे खेला, फिर हमने उसे लूट के मतलब छीन के उससे रख दिया छुपा के, तो बच्चा कुछ टाइम के लिए उस फ़ोन को ज़रूर ढूंढेगा। तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली जो चीज़ है वो सेंसरी मोटर स्टेज में आती है, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है, इसका जो टाइम पीरियड है। अब बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की। तो वस्तु स्थायित्व वाली तो नहीं है, क्योंकि वो तो सेंसरी मोटर में थी, तो A B तो रॉन्ग हो गई। अब बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की। इसमें क्या बोला इन्होंने, क्रिया को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम। ये भी गलत है, क्योंकि जो रिवर्सिबिलिटी है वो आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में कैपेबल, क्रिया को मानसिक तौर पर परिवर्तन में समक्ष, नहीं ये रॉन्ग है। वो अभी अच्छे से यानी रिवर्सिबिलिटी अभी वो अच्छे से नहीं सीख पाया कि हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना सकते हैं, और उस दूसरी चीज़ से हम तीसरी, यानी रिवर्सिबल है कि आपने बर्फ़ से पानी बना दिया, पानी से बर्फ़ बना दोगे, तो अभी बच्चे में ये समझ भी नहीं आती इसमें। फोर्थ है आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिक डिडक्टिव, यानी परिकलनात्मक निगमनात्मक। हाँ ये सही है, क्योंकि फॉर्मल स्टेज में जो हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग है वो बच्चे में आ जाती है, तो ये आपका D वाला इसमें सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th, जिसमें लेव वाइगोस्की है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी लेव वाइगोस्की ने कहा है कि जो बच्चे को अगर हम कुछ चीज़ सिखा रहे हैं तो उसमें सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन सा कारक, हाँ तो कहाँ पे थे हम, बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण, यानी बच्चों को कोई चीज़ सिखानी है तो उसमें कौन सा कारक महत्वपूर्ण है सिखाने के लिए। तो संवाद है, व्याख्यान है, सजा है, पुरस्कार है। तो देखो सजा के माध्यम से तो हम बच्चों को नहीं सिखा सकते, डरा कर तो टीचर का हक ही नहीं बनता कि वो बच्चों को डरा कर सिखाए। और पुरस्कार यानी लालच देकर भी हमें बच्चों को सिखाना नहीं है, क्योंकि जब तक हम लालच देंगे बच्चा तब तक सीखेगा। हमने लालच देना बंद कर दिया तो बच्चे ने भी सीखना बंद कर दिया। व्याख्यानी लेक्चर मेथड हायर क्लासेस में होता है, लोअर क्लासेस में आप लेक्चर मेथड नहीं दे सकते। तो संवाद, अगर हम डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ, संवाद करेंगे, तब बच्चा सीखेगा, यानी सीखने में उसको समक्ष बनाने के लिए महत्वपूर्ण कारक है यही है। ठीक है। अब बात करते हैं निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे की भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो आपका अंतःक्रिया है, जो इंट्रैक्शन है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में इंट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका लेव वाइगोस्की ने कहा था, उन्होंने कहा था कि जब आप सामाजिक अंतःक्रिया करोगे तो आपका भाषा का विकास भी होगा और आपका मानसिक विकास भी होगा। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है। जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी होती है, मैं आपको बता दूं कि जो हावर्ड गार्डन है उन्होंने इंटेलिजेंसी का सिद्धांत दिया था, नहीं बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। उन्हीं में से ये लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी है, जिसमें उन्होंने क्या कि कौन सी क्षमताएं शामिल होती हैं। तो छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल, स्थानिक, तो स्थानिक तो नहीं है, स्थानिक तो स्थानिक बुद्धि में आ जाता, तो ये ए वाला तो नहीं है। लय ताल स्वर, भाई लय ताल स्वर संगीतिक बुद्धि की बात थोड़ी ना हो रही, तो लय ताल स्वर ये तो संगीतिक बुद्धि में आएंगे, म्यूजिकल इंटेलिजेंसी में आएंगे। पिंचो स्वर और लय के बीच अंतर करना जिसे पहचानने के लिए, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें लय ताल स्वर आ रहे हैं, तो ये भी आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंसी में गया। इसको देखते हैं। पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न, हाँ भाई मैथ्स में तो होते हैं पैटर्न्स पहचानना, तो आपका इसका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, उसमें भी अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन है। ये मुझे ना
मैं पर्सनली बताऊँ ना, ये वाले क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आते, मुझे बहुत बेकार लगता है। ऐसा नहीं आते, हाँ मैं कर लेती हूँ, बट ये मुझे बहुत बेकार लगते हैं। चलिए, अभी कथन है, किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्म एक बड़ी प्रभाव डालती है। एकदम सही बात है भाई। किशोरों की जेंडर भूमिका व रूढ़िवादी के प्रति दृष्टिकोण और मूल्य को निर्धारित करने में जो विज्ञापन है और फिल्में हैं वो बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। एकदम मुझे सही लगा है ये। और तर्क है, मीडिया सामाजिकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। एकदम सही है, क्योंकि जो आपकी मीडिया है भाई, वो सामाजिकरण बच्चों में बहुत तेजी से करे, शक्तिशाली है, क्योंकि मीडिया के थ्रू बच्चे बहुत कुछ ऐसा सीख जाते हैं जो उन्हें सीखना नहीं चाहिए। तो मीडिया एक अपने आप में ना बहुत शक्तिशाली चीज़ है और बहुत ही क्या कहते हैं, पावरफुल है। मीडिया की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। अब वो ये मीडिया की ताकत तो है कि आप घर बैठे पढ़ लेते हो, यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो, तो मीडिया एक बहुत शक्तिशाली चीज़ है, ये मैं तो ये मानती हूँ। तो इसका आंसर भी आपका यही है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही हैं। अब बात करते हैं, यस, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 12। विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों की सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक को चाहिए कि वे, यानी जो विभिन्न पृष्ठभूमियां हैं उन बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? गैर प्रांशिक पाठ्यक्रम का पालन करें, यानी अलग पाठ्यक्रम का वो पालन कर रहे हैं, रॉन्ग है। विभेदी निर्देश लागू करें, देखते हैं। मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें, यानी एक मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज असेसमेंट है, बस उसी का ही पालन करना है। या फिर बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें, भाई जो बहिष्कार ही कर दिए जो प्रथा है उनका अभ्यास करके क्या फायदा। तो विभेदी निर्देशन लागू करें, ताकि जो आपकी समावेशी जो शिक्षा है उसमें भी आप विभिन्न विभिन्न चीज़ों को समझो। क्योंकि हमने पढ़ा था, जो हिंदी पेडागोजी में पढ़ा था, कि जो बहुभाषिक बच्चे होते हैं उनको हमें एक संसाधन के रूप में लेना है, उन्हें हमें बोझ के रूप में नहीं लेना कि ये अलग अलग भाषा का प्रयोग करते तो अभी नहीं पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि वो एक संसाधन के रूप में लेने हैं कि एक बच्चा दूसरे से सीखेगा, दूसरे तीसरे से सीखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका है, वही है आंकलन वाला। को अधिगम को दिशा देनी चाहिए और किसी का आंकलन करना है, इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। अच्छा, बी है आपका, को सीखने से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। ओके, सी देखते हैं, सी क्या है। को बच्चों को समान क्षमता समूह धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए। डी है, को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तो इसका आंसर डी है कि शिक्षण अधिगम की योजना। भाई मुझे ये क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें आकलन दिया है, तर्क तो दिया ही नहीं है। चलो इस पे टिक कर देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में है, उसमें हम कैसे सीख सकते हैं? व्यक्तिवादी और निष्क्रिय होकर, या फिर एक्टिव एंड सोशल इन करेक्टर, सक्रिय और सामाजिक परीक्षा उन्मुख करके, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो ये तो होता नहीं कि आप पाठ्य पुस्तक को ही केंद्रित कर लो, बाकी आपको सीखो ही नहीं और अपनी पाठ्य पुस्तक पर ही टिके रहो। और जहाँ पर एक मैं आपको बता देती हूँ कि आप हिंदी पेडागोजी कर रहे हो, इंग्लिश पेडागोजी कर रहे हो, फिर सीडीपी कर रहे हो, जहाँ पर आपको बच्चे एक्टिव लगे ना, आंसर वही होगा। तो इसमें बच्चे एक्टिव हैं, तो इसका आंसर है आपका बी, कि एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को एक्टिव होना चाहिए, उन्हें पढ़ने में रुचि दिखानी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि है आपका अभिकथन वाला, कि शिक्षक को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। ठीक, अब है कुछ वो है इसका जो तर्क है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना। ये तो बिल्कुल गलत है भैया, मतभेदों को खारिज कैसे कर सकते हो आप? अब भाई देखो, बच्चा अलग अलग माइंड वाला है, किसी का दिमाग कम चलता है, किसी का ज़्यादा चलता है, तो आप उनको एक दिशा में थोड़ी ना काम करवाओगे। भी जो बच्चा कम याद करता है तो उसको अलग से थोड़ा कम वर्क दोगे, जिस बच्चे की लर्निंग पावर अच्छी उसका थोड़ा ज़्यादा वर्क देखो। तो आप एक समान दिशा में तो उन्हें पढ़ाओगे ही नहीं। तो ये आर भी गलत है और ए भी गलत है, दोनों ही आपके फॉल्स हैं। अब बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। तो आपका जो 16 क्वेश्चन है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो विशिष्ट आपकी आवश्यकताएं हैं, यानी अलग अलग आवश्यकताएं हैं, विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है।
तो ये तो रॉन्ग है भाई, अवास्तविक कैसे हो जाएगा। शिक्षकों, हाँ, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते। अच्छा, शिक्षक को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता होती है। इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने में ये कौशल दृढ़ होते हैं। तो ये 1 2 3 करके दिया है और ऑप्शन हमारे नेक्स्ट पेज पर दिए हैं, यानी ऑप्शन आपको बताने हैं कि कौन सा है। तो इसका जो ऑप्शन है यानी बी है, जिसमें आपके थर्ड फोर्थ और थर्ड सेकंड, ये क्या है भाई, यहाँ पे भी थर्ड है, यहाँ पे भी थर्ड है, यहाँ पे भी फोर्थ है, यहाँ पे भी फोर्थ है। देखना, चलो कोई बात नहीं, इस पर टिक करते हैं, बाद में देखेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, आउट ऑफ बॉक्स। जब हम आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं तो वो कौन सी थिंकिंग होती है। तो मैंने आपको 2 टाइप्स की थिंकिंग बताई थी, एक टॉपिक कन्वर्जेंट थिंकिंग है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग है। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है जो विभिन्न दिशाओं से आकर आप एक ही पॉइंट पर सीखते हो, या तो यस या फिर नो। और डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है कि आप अलग अलग दिशाओं में सीखते हो, तो आउट ऑफ बॉक्स आप डाइवर्जेंट थिंकिंग में ही सीखोगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की। शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है, नहीं समावेश का क्या अर्थ है आपकी शिक्षा में, एक सेकेंड, तो है सभी बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा का प्रावधान। तो ये समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि सभी बच्चों के गुणों का आप ध्यान रखो, उसको ही हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। यानी सभी बच्चों को जो गुणावर्तक शिक्षा का प्रावधान करवाओ। और समावेशी शिक्षा का अर्थ यह है कि प्रभावी कक्षाओं का निर्माण करना, जहाँ पर सभी बच्चे भी अपनी अवस्थाओं को पूरी करें और अपनी बातों को भी वो टीचर के सामने रखें। नेक्स्ट टॉपिक है डिसलेक्सिया, यानी पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है। तो वो पढ़ने में ही होगा ना, जो पठन है आपका, तो पढ़ने। अब नेक्स्ट है आपका 20 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं, यानी विशेषता नहीं बताना है। तो सकारात्मक अधिगम यानी कोऑपरेटिव, ये तो है। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, भाई आप अलग अलग डिजाइन लाओ सिखाने के लिए बच्चों को। उपयुक्त समायोजन, भाई आप उनको जो अच्छी चीजें प्राप्त करवा पाओ, या फिर मानकीकृत निर्देशन, तो यही आपका रॉन्ग है। स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन मत दो। अब क्वेश्चन नंबर 21 है माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक को, जो माध्यमिक स्कूल यानी मिडिल स्कूल्स होते हैं, उनमें टीचरों को क्या करना चाहिए, एक रूपी व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए। भाई देखो, एक रूपी मत करो, कठोर मत करो, बच्चे की एज के हिसाब से आप पाठ्यचर्या का प्रयोग करो। मानकीकृत आंकलन का पालन करना चाहिए। अच्छा, प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करने, भाई आप डिस्करेज कर रहे हो, बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है और आप उसको डांट के बैठा रहे हो कि नहीं मत पूछो, क्वेश्चन मत पूछो, चैप्टर कराने दो। तो मुझे तो इन तीनों में से कोई नहीं लगे। फोर्थ को देखते हैं, सीखने की कैसे सीखते हैं, यानी सिखाओ कि कैसे सीखते हैं, उसको प्रोत्साहित करो कि अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप उसे क्लियर करो। बच्चों को सिखाओ कि अगर ये टॉपिक इस तरीके से याद नहीं होता तो आप इस तरीके से याद करो, नहीं उन्हें ये बताओ कि कैसे सीखते हैं। तो ये एकदम राइट बात है। अब बात करते हैं 22 क्वेश्चन की। यस, तो 22 क्वेश्चन है अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हैं। तो ये आपका है सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका का अहम मानते हैं। भाई अधिगम में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का अर्थ ये तो है कि हम सीखने में जो सामाजिक संदर्भ है उनकी भूमिका को अहम मानते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है। तो जो पियाजे और वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि सीखना किस प्रकार होता है, तो वो आपका एक्टिव, मैंने अभी बताया था, जहाँ पर आपको आंसर में एक्टिव लगे, बच्चे सक्रिय भागीदारी लगे यानी सक्रिय लगे, वही आपका आंसर रहेगा पेडागोजी में, क्योंकि हमें बच्चों को एक्टिव रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थी में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे। यानी आप एक शिक्षक हो तो आप अपने विद्यार्थियों में जो समस्या समाधान है उन क्षमताओं को कैसे आसान बनाओगे, सरल बनाओगे। तो विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसे रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करोगे। ठीक है, भय उत्पन्न करोगे, ये तो है नहीं, मैं बच्चों को डराओगे थोड़ी ना। तनाव उत्पन्न करोगे, उनमें स्ट्रेस आप डाल दो तो बच्चे तो वैसे डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे।
सामग्रिक और निष्क्रिय बार बार याद करने को, भाई बार बार याद करोगे तो पैसिव आ गया, तो पैसिव कहीं आपको दिखे तो वो तो है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बच्चे को आपको एक्टिव रखना है, पैसिव नहीं रखना है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25, जब विद्यार्थी डैश की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, यानी संतुष्ट। जब बच्चा किसी टॉपिक को लेकर संतुष्ट हो जाएगा, यानी अपना उसको सेटिस्फाई हो जाएगा, सर्टिफिकेशन हो जाएगी कि हाँ ये टॉपिक मुझ पे आ गया, मैं एकदम संतुष्ट हूँ, तो उसके बच्चे में कैसी पॉजिटिव यानी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आप अपने आप से लगा लो, आप किसी टॉपिक को समझते हो और वो आपका टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया, तो आपके अंदर ना एक पॉजिटिविटी आती है कि हाँ भाई जिस टॉपिक को लेके मैं परेशान था अब वो मुझे क्लियर हो गया, मैं उसको लेकर एकदम से संतुष्ट हूँ, ठीक है। तो टेंशन तो आपको होगी नहीं, हीनता की भावना भी नहीं आएगी, शर्म भी नहीं आएगी। भाई जब आपका वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया, नहीं आपको पॉजिटिविटी आ रही है अंदर से, तो शर्म थोड़ी ना आएगी। अब बात करते हैं 26 की, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों को सहज अनुमान लगाने को डैश किया जाना चाहिए। तो आपको सुसाधित करना चाहिए, डिस्करेज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खारिज भी नहीं करना चाहिए, दंडित भी नहीं करना चाहिए, है ना। एक पेडागोजी में ये बात है जहां पर आपको पॉजिटिव लगे कि हाँ भाई ये पॉजिटिव है, नहीं जहां पर इस तरीके की बात हो कि बच्चों को डिस्करेज कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, तो वहां तो ऑप्शन होगा ही नहीं। जहां पर आपको लगे कि पॉजिटिव आंसर है वो ज्यादा होता है, तो पॉजिटिव आंसर और बच्चे एक्टिव दिखने चाहिए। अब बात करते हैं 27 क्वेश्चन की, विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए। तो आपका इसका आंसर है खोज व अन्वेषण द्वारा, यानी बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने दें, उन्हें डिस्कवरी करने दें, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, जिसमें है समस्या समाधान की प्रभावशाली नीति नहीं है। कौन सी समस्या समाधान की जो प्रभावशाली नीति नहीं है, तो वो है आपकी फंक्शनल फिक्सडनेस, ठीक है, यानी प्रक्रियात्मक अबद्धता। हिंदी में थोड़ी सी वीक हो जाती है। अब बात करते हैं 29 की, एक सामाजिक रचनावादी कक्ष में सीखना या फिर सीखने एक स्वरूप सामाजिक होता है, यानी आप सामाजिक रचनावादी कक्ष में हो तो उसका एक स्वरूप सामाजिक होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के विफलता के लिए जिम्मेदार है, यानी ऐसा कौन सा कारक है जो बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है। व्यक्तिगत पाठ्यचर्या या फिर संदर्भित पाठ्यचर्या या फिर सक्रिय पाठ्यचर्या का मानकीकरण। तो मानकीकरण बच्चे के लिए विफलता का कारण है। ऐसा नहीं कि आप स्टैंडर्डाइज करिकुलम रख दो बच्चों के आगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे, क्योंकि मैंने साथ जितना हो सका है मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। और आप मुझे बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने सही, चलो सही नहीं हुई तो क्या ही बताओगे, यही बताना कि कितने सही हुए हैं, ठीक है। मैं भी नेगेटिव की तरफ नहीं ले जा रही, पॉजिटिव की तरफ ले जा रही हूँ। ये बताना कि कितने सही हुए हैं और आपको कितने और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखो अगर आपने एक बार थ्योरी कर ली, आपने नोट्स पढ़ लिए, तो उसके बाद तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है। आप जितने क्वेश्चन लगाओगे, डेली आप 30 क्वेश्चन भी करते हो, इनफ है, क्योंकि अभी 1 महीना है, 1 महीने से ज़्यादा है, बट आप 1 महीना ही मान के चलो, यानी 1 मंथ है आपके एग्जाम का। तो अगर आप डेली 30 क्वेश्चन करते हो तो आप लगा लो 30 आपने एक दिन में किए, तो आप 30 दिन में 30 कितने करोगे। अब मैथ साइंस के बच्चों को कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो आपकी तैयारी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन करने से ना आपको आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मैं अपनी बताऊँ तो मैंने जो मैं अपने बारे में बताती हूँ। जो मेरा ये सीटेट का फर्स्ट अटेम्प्ट है, और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर नहीं, बीएड फर्स्ट ईयर में हूँ। मैंने बीएससी की है इससे पहले, हाँ इससे पहले मैंने बीएससी की है, और बीएससी के बाद मैं बीएड फर्स्ट ईयर में हूँ। और ये मैं जो सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। और पहले मुझे सीडीपी से बहुत डर लगता था, मुझे सीडीपी बिल्कुल नहीं आती थी, बट मुझे लास्ट 15 या फिर 20 दिन वो सीरीज़ ही किया है मैंने आपके साथ। मैं क्या करती थी, मैं एक दिन पहले उसे पढ़ती थी, फिर उसकी वीडियो बनाती थी सीरीज़ वाइज कि 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 15 डे। तो मैंने 15 डे तक वो सीरीज़ बनाई, और उसके बाद में मुझे सच में आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे अंदर से पॉजिटिविटी आई कि हाँ अब कृतिका तो सीडीपी कर सकती है। और मैं जैसे कि अगर मैं हिमांशी मैम की वीडियो देखती हूँ, वो मैराथन क्लासेस कराती है, मॉक टेस्ट कराती है, तो आप यकीन नहीं मानोगे मेरे ना 30 आउट ऑफ 30 आ जाते हैं। हाँ कभी कभी होता है कि 28 आ रहे हैं, 29 आ रहे हैं,
बट सीडीपी में मेरा जब हिमांशी मैम मॉक टेस्ट कराती है, मैं लेती हूँ, ऑनलाइन कराती हूँ 9 बजे, कभी कभी 8:30 हो जाता है, कभी कभी 9, पर 9 बजे 9:30 बजे वो फिक्स होता है, या तो 9 बजे हो जाएगा, 9:30 बजे हो जाएगा। तो आप भी देख सकते हो लाइव मॉक टेस्ट आपका लेट्स लर्न चैनल का नेम है, तो उस पर 9 बजे आता है या फिर 9:30 आता है, वो ये 15-30 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं। तो मेरे सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 आए हैं, और मैंने कुछ नहीं किया, बस हिमांशी मैम के जो नोट्स है वो मैंने 3 बार रिवाइज किए हैं, उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, और मैंने ये क्वेश्चन तो मैं कर ही रही हूँ, आपके साथ साथ मैं 30 क्वेश्चन करूँगी डेली। इससे पहले मैंने आई थिंक 100 क्वेश्चन और किए थे, और वो भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगी, कि वो क्योंकि वो ना मैंने नोट्स बना लिए थे 100 क्वेश्चन के, तो मैं उनको भी रिवाइज कराऊंगी, वो मैंने किया। और उसके बाद मुझे इतना मेरे अंदर आत्मविश्वास आ गया कि हाँ भाई मेरे सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 आ सकती है, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, और अब मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है। तो तब तक तो 7 जुलाई का है एग्ज़ाम, तब तक तो मैं और अच्छे से क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लूँगी। तो सीडीपी का तो मुझे लगता है कि हाँ सीडीपी का मेरा हो जाएगा। और अगर आपको भी अपनी तैयारी अच्छी करनी है तो आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, आधे घंटे की होगी, 30 मिनट की होगी। वैसे भी पढ़ने वाले बच्चे ना ज़्यादा बकवास सुनते नहीं हैं, तो ये तो बकवास ही है, बट बकवास नहीं, आपके काम ही आएगी, क्योंकि जैसे मैंने अपनी सीडीपी अच्छी की है, आप भी उसी तरीके से अपनी सीडीपी अच्छी कर सकते हो। हिमांशी मैम के नोट्स रिवाइज करो, कम से कम 3 या 4 बार तो करो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर करो, मॉक टेस्ट लगाओ, बस आपकी सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 आ जाएंगे। और सीडीपी आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कॉमन है, ऐसा नहीं है कि पेपर 2 में ही सीडीपी आएगी, पेपर 1 में भी सीडीपी आएगी। अब रही बात हिमांशी मैम के नोट्स की, तो वो आपको कहाँ मिलेंगे, तो उनकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि फ्री में नोट्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं सीटेट के। फिर भी अगर आप वो वीडियो नहीं देखना चाहते हो, इसी वीडियो में पता करना चाहते हो, तो मैं बता देती हूँ कि आपको मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे जाना है, वहाँ पर मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया जिसमें आपको सीटेट के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि सीडीपी के मिलेंगे, वहाँ पे आपको हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, और आपकी ईवीएस, और क्या क्या है, जो भी कुछ है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी की पीडीएफ आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके और किसी भी साइबर कैफ़े के पास जाके उनके प्रिंट आउट निकालवा सकते हो, क्योंकि फ़ोन से नहीं पढ़ा जाता। आप फ़ोन को पढ़ने के लिए खोलते हो तो आप इंस्टाग्राम पे पहुँच जाते हो, व्हाट्सएप पे पहुँच जाते हो, फेसबुक पे पहुँच जाते हो, क्योंकि मीडिया क्या है, एक शक्तिशाली प्रभावशाली है, उस किसके लिए, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, सामाजिक हमारी सामाजिक को करने के लिए हमें, ठीक है, सामाजिक क्रिया को बढ़ाने के लिए तो मीडिया एक प्रभावशाली है। और एक क्वेश्चन भी कराया मैंने कि किशोरों पर मीडिया किस तरीके से प्रभाव डालती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि अब 8 जून से बीएड फर्स्ट ईयर के भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस देख लो, मैंने आपको 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन बता दिया है। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। देन बाय।